नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एंथोलॉजी में। तो दोस्तों हम करेंगे आज बीपीओ एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है दोस्तों, उसकी कट ऑफ भी जारी कर दी है। तो उसकी आज क्लास फर्स्ट दोस्तों हम करेंगे, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, इतिहास, परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था दोस्तों, ये सभी हम करेंगे। तो बस आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दिया हुआ है पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पंचायती राज यानी कि स्थानीय स्वशासन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों स्थानीय स्वशासन, उसको जानें। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उस क्षेत्र विशेष में शासन कार्य का संचालन, यानी दोस्तों जो कोई एक क्षेत्र विशेष है, कोई गांव है दोस्तों, उसमें वहाँ के निवासी जो रहते हैं, वहाँ पे दोस्तों जो निवासी निवास करते हैं, और उनके द्वारा दोस्तों निर्वाचन प्रतिनिधि चुना जाएगा। कोई एक व्यक्ति को चुन लेंगे वो वोट डालकर, निर्वाचित कर कर दोस्तों, तो वही वहाँ का शासन करेगा। और वो दोस्तों उसी गांव का होना चाहिए जिस गांव में, जिस पंचायत में दोस्तों वो चुनाव हो रहा है। तो अब ये देखते हैं दोस्तों, इसका उदाहरण क्या है, पंचायती राज संस्थान दोस्तों। इनका संचालन कौन करता है? पंचायती राज संस्थान। अब ग्राम पंचायत होती है दोस्तों, उसमें क्या कौन होते हैं? अध्यक्ष और सदस्य दोस्तों। ये अध्यक्ष और सदस्य कहाँ से आते हैं? तो ग्राम सभा से। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित ऐसे मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम होता है। अब दोस्तों जो मतदाता सूची में नाम होता है जिनका, वही क्या होते हैं? वो सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, जिनकी दोस्तों 18 वर्ष की ऊपर की आयु के मताधिकार करने में सक्षम हो, यानी 18 वर्ष से ऊपर हो, वो सभी दोस्तों ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर ग्राम सभा के द्वारा अपने बीच में से एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इन अध्यक्ष और सदस्यों का भी वहाँ की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। जिस भी पंचायत में उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं वह स्वयं वहाँ के स्थानीय निवासी हों दोस्तों। वही व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हो सकता है जिस पंचायत का है, उसी पंचायत में वो चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। जो इसमें ये दिया हुआ है, जिस भी वो पंचायत का दोस्तों, वहीं के दोस्तों वो व्यक्ति होगा, उसी पंचायत का जो निर्वाचित होगा दोस्तों, और जो वोट डालेंगे वो भी वहीं की जनता होगी। अब शासन पे चलते हैं दोस्तों। तो ये 3 भागों में विभाजित है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो अब विधायिका दोस्तों क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है विधायिका। कार्यपालिका कानूनों को लागू करना, कानूनों के आधार पर शासन। और न्यायपालिका दोस्तों क्या करती है? कानूनों के आधार पर न्याय। दोस्तों कानून जो बनाता है वो विधायिका बनाती है, उनको दोस्तों जो लागू करता है वो कार्यपालिका करती है, और न्यायपालिका उन कानूनों के आधार पर न्याय करती है। अब दोस्तों संसद, केंद्रीय विधायिका। संसद का आर्टिकल दोस्तों कितना है? 79। संसद का आर्टिकल 79 है दोस्तों। संसद जो है वो संघ सूची के विषयों पर कानून निर्माण करती है। जो संसद है वो संघ सूची, 3 दोस्तों सूची दी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें दोस्तों संघ सूची के विषयों पर संसद कानून बनाती है। अब संसद में कौन कौन होते हैं दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 अंग हैं दोस्तों संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब संघीय मंत्री परिषद, जो कि आर्टिकल 74 में दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय संविधान में आर्टिकल 74 में संघीय मंत्री परिषद दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? शासन करना। अब दोस्तों न्यायपालिका, 3 न्यायपालिका हैं, SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, HC हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख दिया हुआ संविधान है वो दिया हुआ आर्टिकल 124, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का, और दोस्तों हाई कोर्ट का 214 से 232 तक, 214 से 232 तक, और अधीनस्थ न्यायालय का दोस्तों 233 से 237 तक, 233 से 237 तक। आप नोट्स बनाना चाहें दोस्तों, नोट्स आप नोट कर सकते हैं इनको। अब यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों क्या होता है। तो विकेंद्रीकरण दोस्तों नीचे से
ऊपर की ओर शासन करना होता है, तो इसको हम समझते हैं। जैसे कि केंद्र शासन, तो केंद्र शासन में दोस्तों निम्न सदन करता है लोकसभा में। प्रांत शासन में कौन होता है निम्न सदन, विधानसभा। और स्थानीय स्वशासन दोस्तों क्या होता है, तो अर्थात स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों के लिए निर्वाचित संस्था द्वारा प्रशासन करना। जो दोस्तों स्थानीय लोग हों, स्थानीय लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हों, उनके द्वारा। तो ये ऐसे चलता है दोस्तों। स्थानीय जो विकेंद्रीकरण है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन, उससे ऊपर पंचायत, प्रांत शासन, फिर केंद्र शासन यानी कि स्टेट का है दोस्तों, फिर ये यूनियन यानी कि संघ का है, केंद्र का है। तो अब इसका माध्यम दोस्तों क्या होता है, जो ये सब चीज़ें कराते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों के लिए, इसको बोलते हैं पंचायती राज संस्थाएं बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जैसे लोकसभा क्षेत्र है, कोई एक लोकसभा क्षेत्र है, उसमें दोस्तों कोई भी व्यक्ति, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि वाराणसी दोस्तों एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे दोस्तों। मतदाता जो हैं वो वहीं के लोग होंगे, वाराणसी के लोग ही मतदान करेंगे, लेकिन जो उम्मीदवार है दोस्तों वो कोई भी हो सकता है, पूरे भारत में कोई भी, लेकिन जो मतदाता होंगे दोस्तों वो उसी क्षेत्र के होंगे। अब विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों इसमें भी कोई भी उम्मीदवार हो सकता है दोस्तों, और लेकिन मतदाता स्थानीय लोग ही करेंगे वहाँ के। लेकिन दोस्तों पंचायती राज क्षेत्र में क्या होता है, पंचायती क्षेत्र में होता है क्या, तो पंचायती क्षेत्र में एक कोई पंचायत है दोस्तों, कोई गांव है जिसमें मतदाता स्थानीय लोग होंगे, जो वहाँ के लोग हैं दोस्तों यही मतदान करेंगे। ये तो ऊपर भी करते हुए आए हैं, जो लोग वहाँ के स्थानीय लोग हैं वही करते आए हैं, लेकिन जो उम्मीदवार होगा वो भी इन्हीं में से दोस्तों कोई एक होगा, वो भी इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होगा, वो कोई बाहर का नहीं होगा दोस्तों, उसी पंचायत का निवासी होगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी दोस्तों। चलते हैं आगे। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम हिस्टोरिकल को दोस्तों, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल दोस्तों 2 भागों में, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद, यानी दोस्तों जो ब्रिटिश आए थे उनके समय पर दोस्तों कैसी थी जो पंचायती व्यवस्था, और फिर स्वतंत्रता के बाद कैसी थी, ये सभी हम देखेंगे। तो दोस्तों प्राचीन काल में जो था, प्राचीन भारत में प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में उल्लेख है पंचायत का। दोस्तों जो ग्रंथ हैं उनमें उल्लेख है पंचायत का, यानी कि पंचायत का दोस्तों अर्थ बताया उसमें 5 प्रबुद्ध लोगों का समूह, जो हम बोलते हैं दोस्तों 5 पंच जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो 5 लोगों यानी 5 प्रबुद्ध लोगों का समूह। प्रबुद्ध लोग दोस्तों जो बुद्धिमान हैं या वरिष्ठ लोग हैं दोस्तों, जो अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी प्रतिष्ठा है दोस्तों, वो सभी इसमें होंगे 5 लोग। इनको दोस्तों क्या कहते हैं, पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। क्या, पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद में 3 संस्थाओं का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है दोस्तों ग्रंथ, उसमें दोस्तों 3 संस्थाओं का उल्लेख है, सभा, समिति, विद्वत। सभा, समिति, विद्वत, ये 3 है, सभा, समिति, विद्वत, सभा, समिति, विद्वत। अब दोस्तों सभा देखेंगे तो स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय क्या है, सभा का दोस्तों कार्य क्या था, जो आज के समय पर न्यायपालिका का है। तो इसमें कैसे दोस्तों व्यक्ति पहुंचते थे, चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी, जो दोस्तों इसमें व्यक्तियों द्वारा चुने जाते थे। तो ये छोटी संस्था थी, लेकिन इसका कार्य क्या था दोस्तों, न्याय करना। क्या था, न्याय करना। सभा का कार्य न्याय करना था। एक प्रकार की पंचायत संस्था सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी दोस्तों। इसमें पुरुष सदस्य को कहते थे सवय। क्या कहते थे दोस्तों, पुरुष सदस्य को सवय कहते थे दोस्तों, और महिला सदस्य भी इसमें शामिल थी दोस्तों, तो उनको क्या कहते थे, सभापति। क्या कहते थे, सभापति। अब समिति दोस्तों, जो समिति है उसका कार्य क्या था, जो आज के समय पर विधायिका का दोस्तों कार्य है वही। तो इसमें आम जन प्रतिनिधि संस्था थी दोस्तों, ये आम जन प्रतिनिधि संस्था, यानी कि जो आज के समय पर दोस्तों विधायिका है, तो उससे आप समझ सकते हैं इनका कार्य क्या था, कानूनों का निर्माण, अर्थात ये विधि विशेषक कार्यों को करती थी, यानी कि ये कानूनों का निर्माण करती थी दोस्तों, और राज्य का चयन एवं राजा को हटा भी सकती थी। अब दोस्तों ये राज्य का चयन भी करती थी और राजा को हटा भी सकती थी। और अध्यक्ष इसका कौन होता था, ईशान। क्या कहते थे इसके अध्यक्ष को, समिति के अध्यक्ष को दोस्तों ईशान कहते थे। ये चीज़ आप नोट कर लें दोस्तों, ईशान कहते थे। तो अब विद्वत का कार्य दोस्तों आज के वर्तमान में तुलना करें तो कार्यपालिका है,
जैसे कि इसका कार्य था धार्मिक एवं सैनिक महत्व के कार्य करने वाली संस्था, प्राचीनतम ऋग्वैदिक संस्था थी दोस्तों। यानी कि धार्मिक एवं सैनिक जो महत्व थे दोस्तों, धार्मिक कार्य और सैनिक कार्य दोस्तों, इन सब के लिए ये प्राचीन ऋग्वैदिक संस्था थी। इसमें दोस्तों महिला भी भाग लेती थी। तो अब महाकाव्य युग, तो महाकाव्य युग दोस्तों दो भागों में विभाजित है, रामायण और महाभारत। अब जो रामायण है उसके रचनाकार वाल्मीकि हैं और महाभारत के महर्षि कृष्ण और द्वापर में दोस्तों वेद व्यास। अब दोस्तों जो रामायण है उसमें 7 कांड हैं, 500 सर्ग और 24,000 श्लोक। और दोस्तों महाभारत में 18 पर्व, 2000 अध्याय, 1 लाख श्लोक। तो दोस्तों अब ये जो थे यहाँ पर पूर्व और जनपद प्रशासन 2 वर्गों में विभाजित था दोस्तों। यहाँ पर कितने में दो वर्गों में विभाजित था जो प्रशासन था दोस्तों महाकाव्य युग में, पूर्व और जनपद में। पूर्व और जनपद, तो राज्य में एक जाति पंचायत होती थी। राज्य क्या होती थी दोस्तों, एक जाति पंचायत होती थी और उसके द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा की मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता था। एक जाति पंचायत दोस्तों एक व्यक्ति को चुनती थी जो राजा की मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। अब शांति पर्व, जनपदों के ग्राम स्वशासन पंचायतों के गठन एवं निर्वाचन का उल्लेख। जनपदों के ग्राम स्वशासन और पंचायतों के गठन एवं निर्वाचन का उल्लेख है इसमें दोस्तों शांति पर्व। अब हम चलते हैं प्रमुख पंचायत अधिकारी। जो प्रमुख पंचायत अधिकारी थे दोस्तों, ग्रामीणी, ग्राम योजक, सभापति और पुरोहित। तो ये 4 थे दोस्तों। कौन कौन प्रमुख पंचायत अधिकारी, ग्रामीणी, ग्राम योजक, सभापति, पुरोहित। ये 4 आपको याद हो गए दोस्तों, ग्रामीणी, ग्राम योजक और सभापति और पुरोहित। तो अब हम देखते हैं महाभारत के अनुसार। महाभारत के अनुसार दोस्तों नीचे से चलते हैं। ग्राम का जो मुखिया होता था दोस्तों ग्रामिक, और 10 ग्राम का समूह क्या कहलाता था, दशप। यानी कि जो गांव थे वो 10 गांव मिल जाते थे, वो क्या बन जाता था, 10 गांव का समूह, जिसको दशप। और दोस्तों यहाँ पर फिर 20 गांव का समूह विषय अधिपति कहलाता था। फिर 10 ग्राम का समूह दोस्तों शतग्राम अध्यक्ष और 1000 ग्राम का समूह शतग्राम पति। तो दोस्तों ये इस तरीके से चलता था। 1 ग्राम ग्रामिक, 10 ग्राम का समूह दोस्तों दशप और 20 ग्राम का समूह विषय अधिपति और दोस्तों 100 ग्राम का समूह शतग्राम अध्यक्ष और 1000 ग्राम का समूह शतग्राम पति। तो ये स्थानीय स्वशासन को संचालित करते थे, ग्रामों से कर एवं राजस्व की वसूली करते थे और ग्राम की रक्षा का उत्तरदायित्व था इन पे दोस्तों। तो ये थी आपकी क्लास दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको दोस्तों ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम और भी आपके लिए वीडियोस दोस्तों लाते रहें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।